केंद्र राज्य संबंध एवं संघवाद में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग आज देखने वाले हैं वो है कि भारत में संघवाद की दोहरी प्रकृति। ठीक है, प्रश्न को इस प्रकार से आप देखिएगा कि भारतीय संघवाद विविधता को अपनाने और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने का एक मिश्रित प्रयास है। इस कथन के आलोक में भारतीय संघीय मॉडल की विशिष्टता स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न ये है और इस प्रश्न का जवाब इस प्रकार से है कि परिचय में देखें कि भारत का संविधान संघीय और एकात्मक दोनों तत्वों का अनोखा मिश्रण है। इसी कारण भारत को अर्ध संघीय यानी कि क्वासी फेडरल कहा जाता है। यह दोहरी प्रकृति संविधान की संरचना, शक्तियों के वितरण और व्यावहारिक कार्य प्रणाली तीनों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। संघीय विशेषता देखें तो सबसे पहले है द्विस्तरीय शासन व्यवस्था, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों स्तर की सरकारें। दूसरा है कि शक्तियों का विभाजन। ठीक है, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत संघ, राज्य और समवर्ती सूची में अधिकारों का बंटवारा। ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन है। इसके बाद देखें तो लिखित और सर्वोच्च संविधान। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। फिर देखें तो संविधान की कठोरता, कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। पांचवा देखें तो स्वतंत्र न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केंद्र राज्य विवादों का समाधान करता है। द्विसदनीय संसद, राज्य सभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि आपको पता होगा कि ऑल इंडिया सर्विस और राज्य से संबंधित जो भी कानून है उसमें राज्यसभा का इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस नहीं सर्वाधिक प्रभाव होता है। इसके बाद देखिए वित्तीय संघवाद, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा। फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया इसकी सिफारिश करता है। अंतर्राज्यीय परिषद, केंद्र राज्य समन्वय के लिए एक मंच। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष चुनाव कराता है। तो ये जितने भी हमने ये फीचर देखा ये सभी आपके संघीय विशेषताएं हैं। ठीक है, अब हम एकात्मक विशेषताओं को देखें तो मजबूत केंद्र, केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। फिर देखें तो आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल में केंद्र राज्य की शक्तियां अपने हाथों में ले सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का चयन केंद्र द्वारा किया जाता है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। सूचियों में शामिल न होने वाले विषय केंद्र के अधीन आते हैं। एकल नागरिकता, पूरे देश में एक ही नागरिकता का प्रावधान है। अखिल भारतीय सेवाएं, IAS IPS जैसी सेवाएं केंद्र और राज्य दोनों में कार्य करती है। संसद की राज्य सूची पर शक्ति, राष्ट्रीय हित में संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके तहत क्या है कि राज्यों में केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, संसद राज्यों की सीमाओं और नाम में बदलाव कर सकती है। इसके बाद एकीकृत न्यायपालिका, पूरे देश में एक ही न्यायिक व्यवस्था है। ठीक है, तो व्यवहारिक पक्ष इसका देखें तो सहकारी संघवाद, केंद्र और राज्य मिलकर कार्य करते हैं। GST काउंसिल इसका उदाहरण है। प्रतिस्पर्धी संघवाद, राज्य आपस में विकास और निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। नीति आयोग की भूमिका, नीति आयोग राज्यों के साथ समन्वय कर योजनाएं बनाता है। दोहरी प्रकृति के कारण देखें तो ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं। ठीक है, विभाजन और विविधता के कारण मजबूत केंद्र की आवश्यकता पड़ी थी। राष्ट्रीय एकता और अखंडता, देश की एकता बनाए रखने के लिए केंद्रीकरण कभी कभी आवश्यक हो जाता है। तो ये है सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं के समन्वय के लिए केंद्र की प्रमुख भूमिका। तो ये है। अब निष्कर्ष में देखिए कि भारत का संघवाद लचीला, व्यवहारिक और गतिशील है। इसमें संघीय और एकात्मक दोनों का संतुलित समावेशन है, जो एक और राज्यों को स्वायत्ता देता है, दूसरी ओर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। यही दोहरी प्रकृति भारतीय लोकतंत्र की विशेषता और शक्ति है। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो हम लोग देख लेते हैं ये है क्षेत्रीय परिषदें। ठीक है, परिचय देखें तो क्षेत्रीय परिषदें भारत में सहकारी संघवाद को मजबूत करने और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए बनाई गई संस्थाएं हैं। इसका गठन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत किया गया था। गठन और संरचना देखें तो भारत को 5 क्षेत्रीय परिषदों में विभाजित किया गया है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और मध्य क्षेत्रीय परिषद। प्रत्येक परिषद में शामिल होते हैं तो संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, गृह मंत्री अध्यक्ष, राज्यपाल, प्रशासक जहां लागू हो। और इसके बाद देखिए तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इनके कार्यों का समन्वय करता है। उद्देश्य देखें तो राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ाना, क्षेत्रीय विवादों का समाधान करना, आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करना। प्रमुख कार्य देखें तो अंतर्राज्यीय विवादों पर चर्चा और समाधान, सीमावर्ती समस्याओं का समाधान, आर्थिक योजना और विकास में सहयोग, कानून व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार, परिवहन, जल, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में समन्वय। विशेषताएं देखिए तो ये परामर्शदात्री निकाय है, इनके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं।
नियमित बैठकों के माध्यम से संवाद को बढ़ावा देती है। सहकारी संघवाद का व्यवहारिक उदाहरण है। महत्व इसका देखें तो केंद्र और राज्यों के बीच संवाद को मजबूत करती है, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में सहायक है, विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का मंच है। इसकी सीमाओं को देखें तो निर्णय बाध्यकारी नहीं होने से प्रभाव सीमित होते हैं, बैठकों की अनियमितता, कई मुद्दों पर राजनीतिक मतभेद। तो क्षेत्रीय परिषद भारत के संघीय ढांचे में समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। हालांकि इनके पास बाध्यकारी शक्ति नहीं है, फिर भी ये संवाद और सहमति के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और संतुलित विकास को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब आगे है जो हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हैं, वो है कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं तनाव के कारण एवं वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण की आलोचना। ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो है वे योजनाएं हैं जो केंद्र और राज्य दोनों द्वारा वित्त पोषित होती है, लेकिन क्रियान्वयन राज्यों द्वारा किया जाता है। इनका उद्देश्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना है। हालांकि व्यवहार में ये योजनाएं केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का प्रमुख कारण बन गई है। ठीक है, CSS यानी कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं राज्य तनाव का प्रमुख कारण, ये कैसे है? तो संघीय ढांचे में हस्तक्षेप। CSS अक्सर राज्य सूची के विषय जैसे कि स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा में लागू होती है। इससे राज्यों की नीति निर्माण स्वतंत्रता प्रभावित होती है। वित्तीय बोझ और निर्भरता, योजनाओं में मैचिंग ग्रांट यानी कि 60-40, 75-25 आदि की व्यवस्था होती है। गरीब राज्यों के लिए अपनी हिस्सेदारी देना कठिन होता है। इससे राज्य या तो योजनाओं से बाहर हो जाते हैं या वित्तीय दबाव आ जाते हैं। ठीक है, अनिश्चित और विलंबित फंड प्रवाह, केंद्र से राज्यों को धन का प्रवाह अक्सर अनियमित होता है। इससे परियोजनाओं में देरी और संसाधनों का दुरुपयोग होता है। प्रशासनिक नियंत्रण और शर्तें, केंद्र द्वारा तय दिशा निर्देश का पालन अनिवार्य होता है, राज्यों की स्थानीय प्राथमिकताएं पीछे छूट जाती है। योजनाओं की अधिक संख्या और जटिलता, बड़ी संख्या में CSS होने से दोहराव और संसाधनों का बिखराव होता है। जवाबदेही और पारदर्शिता की समस्या, केंद्र और राज्य के बीच जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं होती है, इससे जवाबदेही तय करना कठिन हो जाता है। अब है कि वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण की आलोचना। इसका अर्थ है कि एक ही नीति डिजाइन सभी राज्यों पर लागू करना, चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थितियां अलग हो। प्रमुख आलोचनाएं देखें तो क्षेत्रीय विविधताओं की अनदेखी, भारत में राज्यों की परिस्थितियां अत्यंत भिन्न है। एक समान योजना इन विविधताओं को ध्यान में नहीं रखती है। उदाहरण के लिए हिमालयी राज्य बनाम तटीय राज्य, विकसित राज्य बनाम पिछड़े राज्य। संसाधनों का अप्रभावी उपयोग, योजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होने से कम प्रभावी हो जाती है। कई बार धन का उपयोग नहीं हो पाता या गलत दिशा में खर्च होता है। नवाचार और लचीलापन की कमी, राज्यों को अपने अनुसार योजना में बदलाव की स्वतंत्रता नहीं मिलती है, इससे स्थानीय नवाचार बाधित होता है। संघीय सिद्धांत के विरुद्ध, यह दृष्टिकोण सहकारी संघवाद के बजाय केंद्रीकरण को बढ़ावा देती है। राज्यों की स्वायत्तता कमजोर होती है। प्रशासनिक अक्षमता देखें तो केंद्र स्थानीय परिस्थितियों को पूरी तरह नहीं समझ सकता है, इससे कार्यान्वयन में समस्या आती है। कुछ सकारात्मक पक्ष देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण सुनिश्चित होता है, गरीब राज्यों को केंद्र से वित्तीय सहायता मिलती है, राष्ट्रीय लक्ष्यों जैसे SDG गोल्स, स्वास्थ्य, शिक्षा को हासिल करने में सहायता मिलती है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन उनकी वर्तमान संरचना केंद्र राज्य तनाव को जन्म देती है। विशेष रूप से वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण भारतीय संघवाद की विविधता के अनुरूप नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि अधिक लचीलापन, राज्यों को डिजाइन में भागीदारी, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन, तभी CSS यानी केंद्र प्रायोजित योजनाएं वास्तव में सहकारी संघवाद का प्रभावी उपकरण बन पाएगी, न कि विवाद का कारण। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है चौथा कि वित्तीय संघवाद और बिहार। इसका परिचय देखें तो वित्तीय संघवाद का अर्थ है कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व और व्यय का न्याय संगत बंटवारा। ठीक है, भारत में यह व्यवस्था फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की सिफारिशों तथा संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से संचालित होती है। बिहार जैसे अपेक्षाकृत कम विकसित राज्य के लिए इसका विशेष महत्व है। बिहार के संदर्भ में वित्तीय संघवाद की विशेषताओं को देखें तो कर संग्रह की सीमित क्षमता, बिहार की अपनी कर वसूली अपेक्षाकृत कम है, औद्योगिक विकास कम होने के कारण कर आधार सीमित है। दूसरा देखें तो केंद्र पर अधिक निर्भरता, बिहार की आय का बड़ा हिस्सा केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और अनुदानों से आता है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से मिलने वाले फंड राज्य के लिए महत्वपूर्ण है।
विशेष सहायता की आवश्यकता, ऐतिहासिक रूप से पिछड़ेपन के कारण बिहार को अधिक संसाधनों की जरूरत होती है। विशेष राज्य का दर्जा की मांग इस संदर्भ में उठती रही है। चौथा देखें तो व्यय का दबाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे पर अधिक खर्च की आवश्यकता, गरीबी और जनसंख्या घनत्व अधिक होने से सामाजिक व्यय बढ़ता है। चुनौतियों को देखें तो इससे वित्तीय असंतुलन आती है, आय कम, व्यय अधिक, अनुदानों पर निर्भरता, आत्मनिर्भरता में कमी बढ़ती है। जीएसटी व्यवस्था के प्रभाव, राज्यों की कर स्वतंत्रता सीमित हुई, जीएसटी काउंसिल के माध्यम से निर्णय होते हैं, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का बोझ बढ़ता है, राज्य को अपनी हिस्सेदारी देनी पड़ती है। ये है। सकारात्मक पहलू देखें तो समानता आधारित वितरण, गरीब राज्यों को अधिक हिस्सा देने की व्यवस्था, बुनियादी ढांचे में सुधार, केंद्रीय योजनाओं से सड़क, बिजली, शिक्षा में प्रगति, राजकोषीय अनुशासन देखें तो वित्त आयोग की सिफारिश से वित्तीय प्रबंधन में सुधार के उपाय देखा जाए तो राज्य के स्वयं के कर राजस्व को बढ़ाना, औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देना, अनुदानों के बजाय राजस्व सृजन पर ध्यान देना, सीएसएस में अधिक लचीलापन और कम राज्य हिस्सेदारी, वित्त आयोग में बिहार की विशेष आवश्यकताओं को प्राथमिकता। निष्कर्ष देखें तो वित्तीय संघवाद बिहार के विकास के लिए जीवन रेखा के समान है। यह राज्य को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता है, लेकिन अत्यधिक निर्भरता और सीमित स्वायत्तता जैसी चुनौतियां भी पैदा करता है। इसलिए संतुलन आवश्यक है। केंद्र से पर्याप्त सहयोग, राज्य की वित्तीय आत्मनिर्भरता, तभी समावेशी और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है। और अब अगला एक काफ़ी बर्निंग टॉपिक रहता है हमेशा कि विशेष राज्य का दर्जा। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। परिचय देखें तो विशेष राज्य का दर्जा एक ऐसी प्रशासनिक आर्थिक व्यवस्था है जिसके तहत कुछ राज्यों को उनकी भौगोलिक कठिनाइयों, आर्थिक पिछड़ेपन और रणनीतिक महत्व के कारण केंद्र से विशेष वित्तीय सहायता और रियायतें दी जाती है। यह अवधारणा 1969 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा शुरू की गई थी। स्पेशल स्टेटस की बात करें, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करें तो इसमें है, इसके प्रमुख मानदंड को पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि दुर्गम भौगोलिक स्थिति, पहाड़ी, वन क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र। दूसरा है कम जनसंख्या घनत्व, आदिवासी बहुलता। तीसरा आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन। चौथा है सीमावर्ती एवं रणनीतिक महत्व। पांचवा है राज्य की कमजोर वित्तीय स्थिति। तो ये सभी आधार है जिसके आधार पर किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। इससे लाभ क्या होते हैं तो अधिक केंद्रीय सहायता, योजनाओं में केंद्र का हिस्सा 90% और राज्य का 10%। कर में रियायतें देखें तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष टैक्स छूट मिलता है। ठीक है। अनुदान की अधिकता होती है, ऋण की तुलना में अनुदान अधिक मिलता है। विकास परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाता है, बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र में तेजी आती है। किन राज्यों को मिला है? प्रारंभ में असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर। ठीक है। बाद में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्व के अन्य राज्य, इन सभी को मिला है। वर्तमान स्थिति देखें तो 2015 के बाद स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का महत्व कम हुआ। नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ली। 14वें फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ने राज्यों की हिस्सेदारी 32 से बढ़ाकर 42 कर दी। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बजाय विशेष पैकेज दिए जाते हैं। बिहार की मांग देखें तो बिहार लंबे समय से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग कर रहा है। कारण आर्थिक पिछड़ापन, उच्च जनसंख्या घनत्व, प्राकृतिक आपदाएं, औद्योगिक विकास की कमी। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला क्योंकि यह पारंपरिक मानदंड जैसे कि पहाड़ी राज्य में फिट नहीं बैठता है। ठीक है। आलोचना अगर देखें तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के मानदंड अस्पष्ट और पारदर्शी नहीं थे। कुछ राज्यों को अनुचित लाभ मिलने के आरोप भी लगते हैं। क्षेत्रीय असमानता बढ़ने की संभावना। निष्कर्ष में देखें तो विशेष राज्य का दर्जा क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण था, लेकिन वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता घट गई है। आज आवश्यकता है समान और न्याय संगत वित्तीय वितरण की, राज्यों की जरूरत के अनुसार लचीली सहायता की, ताकि बिहार जैसे राज्यों का समावेशी और संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके। प्रशासनिक तो ये है आपका विशेष राज्य का दर्जा वाला टॉपिक। अब आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रशासनिक संबंध। ठीक है। और आंतरिक सुरक्षा। प्रशासनिक संबंध और आंतरिक सुरक्षा, ये हम लोग बात कर रहे हैं संघवाद की, केंद्र राज्य संबंध की। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में प्रशासनिक संबंध का अर्थ है केंद्र और राज्यों के बीच कार्यपालिका शक्तियों का समन्वय। संविधान ने इन संबंधों को इस प्रकार व्यवस्थित किया है कि राष्ट्रीय एकता, सुशासन और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रशासनिक संबंधों का संवैधानिक आधार देखें तो अनुच्छेद 256, राज्य सरकारों को केंद्र के कानूनों का पालन करना अनिवार्य है। 257, केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है विशेषकर राष्ट्रीय हित के मामलों में। 355, केंद्र का कर्तव्य है कि वह राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए।
ये अनुच्छेद 355 की बात है। 356, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अब देखिए आंतरिक सुरक्षा में प्रशासनिक संबंधों की भूमिका देखें तो केंद्र की प्रमुख भूमिका राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, उग्रवाद जैसे मुद्दों पर केंद्र नेतृत्व करता है। ठीक है। फिर है केंद्रीय सुरक्षा बल जैसे कि CRPF, BSF आदि राज्यों की सहायता करते हैं। दूसरा देखिए तो राज्यों की जिम्मेदारी, कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। पुलिस और प्रशासन राज्य सरकार के अधीन है। समन्वय की आवश्यकता, केंद्र और राज्यों के बीच सूचना साझा करना आवश्यक है। संयुक्त अभियान से सुरक्षा मजबूत होती है। प्रमुख चुनौतियां देखें तो केंद्र राज्य तनाव, राजनीतिक मतभेद के कारण सहयोग में कमी, संघीय ढांचे में संतुलन, केंद्र का अधिक हस्तक्षेप राज्यों की स्वायत्ता को प्रभावित कर सकता है। संसाधनों की कमी, कई राज्यों में पुलिस और सुरक्षा ढांचा कमजोर है। फिर सीमा पार आंतरिक खतरे, आतंकवाद, नक्सलवाद, साइबर अपराध जैसी चुनौतियां। सुधार के उपाय देखें तो बेहतर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, आधुनिक तकनीक और खुफिया तंत्र को मजबूत करना, पुलिस सुधार और प्रशिक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच नियमित संवाद। इसका निष्कर्ष देखें तो प्रशासनिक संबंध और आंतरिक सुरक्षा एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। संविधान द्वारा निर्धारित प्रावधान केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन और समन्वय सुनिश्चित करते हैं। प्रभावी आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है मजबूत सहयोग, स्पष्ट अधिकार सीमा और पारदर्शी समन्वय, तभी भारत की एकता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुरक्षित रह सकती है। अब अगला काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आप देखें, ये है कि सहकारी बनाम प्रतिस्पर्धी संघवाद। ठीक है, माफ़ कीजिए, ये 7वां होगा। हाँ, तो सहकारी बनाम प्रतिस्पर्धी संघवाद। भारतीय संघवाद समय के साथ गतिशील हुआ। आज इसमें दो महत्वपूर्ण आयाम दिखाई देते हैं, सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद। दोनों मिलकर केंद्र राज्य संबंधों को संतुलित और प्रभावी बनाते हैं। सहकारी संघवाद देखें तो इसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य मिलकर सहयोग के साथ नीति बनाते हैं और लागू करते हैं। प्रमुख विशेषता देखें तो संयुक्त निर्णय निर्माण, संसाधनों और जिम्मेदारियों का साझाकरण, संवाद और सहमति पर आधारित व्यवस्था। उदाहरण के लिए जैसे GST काउंसिल, केंद्र और राज्य मिलकर नीति तय करते हैं। नीति आयोग, राज्यों के साथ मिलकर विकास योजनाएं बनाया जाता है। लाभ इससे क्या है कि राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है, नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन होता है, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सहायता मिलती है। इसकी सीमाओं को देखें तो निर्णय लेने में देरी, ठीक है, उसके बाद राजनीतिक मतभेद सहयोग में बाधा डाल सकती है, यह है। अब प्रतिस्पर्धी संघवाद देखें तो इसका अर्थ है राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं ताकि अधिक निवेश, विकास और बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसकी विशेषता क्या है? राज्यों के बीच विकास की होड़, निवेश आकर्षित करने के प्रयास और बेहतर नीतियां और नवाचार। उदाहरण के लिए जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राज्यों की प्रतिस्पर्धा, फिर निवेश शिखर सम्मेलन, ये है। इससे लाभ क्या होता है? विकास की गति तेज होती है, नवाचार और सुधार को बढ़ावा मिलता है, प्रशासनिक दक्षता में सुधार होता है। इसकी सीमाओं को देखा जाए तो विकसित राज्यों को अधिक लाभ इससे मिलता है, क्षेत्रीय असमानता बढ़ सकती है, संसाधनों की असमान प्रतिस्पर्धा। दोनों का संबंध देखें तो सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद परस्पर विरोधी नहीं बल्कि पूरक होते हैं। सहयोग से नीति बनती है, प्रतिस्पर्धा से उसका बेहतर क्रियान्वयन होता है। निष्कर्ष देखें तो भारतीय संघवाद का आदर्श मॉडल सहकारी प्लस प्रतिस्पर्धी दोनों का संतुलन है। जहां सहयोग राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है, वहीं प्रतिस्पर्धा विकास और नवाचार को गति देता है। इस संतुलन के माध्यम से भारत समावेशी, तेज और संतुलित विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक है ये आपका समकालीन संघीय मुद्दे। ठीक है, राज्यों की स्वायत्ता और स्टेट कैपेसिटी। ठीक है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी देखें तो वर्तमान भारतीय संघवाद की दो समानांतर प्रवृत्तियां उभर रही है, राज्यों की बढ़ती स्वायत्ता की मांग और राज्य क्षमता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता। ये दोनों पहलू एक दूसरे के पूरक है, परंतु इनके बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। जैसे राज्यों की बढ़ती स्वायत्ता की मांग देखें तो राज्यों का तर्क है कि वे स्थानीय जरूरतों को बेहतर समझते हैं, इसलिए नीति निर्माण में अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दूसरा है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अत्यधिक केंद्रीकरण को लेकर असंतोष है। GST व्यवस्था में कर स्वायत्ता सीमित होने की शिकायत। GST काउंसिल में राज्यों की भूमिका होने के बावजूद कई निर्णयों में केंद्र का प्रभाव जो है अधिक माना जाता है। कुछ राज्य अधिक वित्तीय अधिकार और संसाधनों के न्याय संगत वितरण की मांग करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है कि स्टेट कैपेसिटी, राज्य क्षमता की आवश्यकता। राज्य क्षमता का अर्थ है कि राज्यों की प्रशासनिक, वित्तीय और संस्थागत दक्षता। कई राज्यों में नीति निर्माण और क्रियान्वयन की क्षमता सीमित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और स्थानीय शासन में संसाधन और कौशल की कमी है। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मजबूत प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता है। दोनों के बीच
संबंध। अधिक स्वायत्ता तभी प्रभावी होगी जब राज्य सक्षम हो। कमजोर राज्य क्षमता होने पर स्वायत्ता का लाभ सीमित रह जाता है। सुधार की दिशा देखें तो सहकारी संघवाद को मजबूत करना, ठीक है, नीति आयोग के माध्यम से केंद्र राज्य सहयोग बढ़ाना, राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता और संसाधन बढ़ाना, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल गवर्नेंस और क्षमता निर्माण, ठीक है। निष्कर्ष देखें तो भारतीय संघवाद का भविष्य इस संतुलन पर निर्भर करता है कि राज्यों को पर्याप्त स्वायत्ता मिले और साथ ही उनकी संस्थागत क्षमता जो है मजबूत हो। यही संतुलन, समावेशी और प्रभावी शासन की कुंजी है, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोगों ने केंद्र राज्य संबंध और संघवाद से जुड़े जो भी समसामयिक महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और जो PYQ के आधार पर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका हम लोगों ने विश्लेषण किया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं ये, अब देखिए इसमें से एक दो चीज़ें हैं जो हम लोग को जाननी चाहिए, ठीक है। वह है आपका, हम लोग कुछ देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि समकालीन संघीय मुद्दों में राज्यों की बढ़ती स्वायत्ता की मांग और राज्य क्षमता के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता। तो ये जो ऊपर वाला है इसी का हम लोग जो है विस्तार पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण राज्यों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, ठीक है। राज्यों द्वारा अधिक वित्तीय स्वायत्ता की मांग बढ़ रही है। GST व्यवस्था में राज्यों की कराधान शक्तियाँ सीमित हुई है, जिससे असंतोष है। केंद्र राज्य राजस्व असंतुलन एक प्रमुख मुद्दा है। राज्यों को नीति निर्माण में अधिक भागीदारी की आवश्यकता महसूस हो रही है, ठीक है। क्षेत्रीय दलों के उदय ने राज्यों की आवाज़ को मजबूत किया है। राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी संघवाद बढ़ रहा है, साथ ही सहकारी संघवाद की भी आवश्यकता बनी हुई है। राज्यों की प्रशासनिक क्षमता को सुदृढ़ करना जरूरी है। नीति कार्यान्वयन में राज्य की दक्षता में सुधार जरूरी है। राज्य के पास पर्याप्त मानव संसाधन और तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है। डिजिटल गवर्नेंस और ई-गवर्नेंस के माध्यम से राज्य क्षमता बढ़ाई जा सकती है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में राज्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपदा प्रबंधन जैसे चीज देखें तो कोविड-19 के दौरान देखें तो राज्य क्षमता की परीक्षा होती है। राज्यों को स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार नीतियां बनाने की स्वतंत्रता चाहिए। 15वें वित्त आयोग जैसी संस्थाओं की सिफारिश राज्य क्षमता को प्रभावित करती है। केंद्र द्वारा योजनाओं में शर्तें लगाने से राज्यों की स्वायत्ता सीमित होती है। राज्यों के बीच असमान विकास एक बड़ी चुनौती है। राज्य क्षमता सुदृढ़ करने के लिए संस्थागत सुधार और पारदर्शिता की आवश्यकता है। मजबूत राज्य ही मजबूत संघीय व्यवस्था की नींव होते हैं, ठीक है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में ये देखें तो ये आपके जो है 20 पॉइंट है। ऊपर वाले प्रश्न जो हमने बात किया जो कि समकालीन जो आजकल की जो समस्याएं हैं, संघीय मुद्दे हैं, वो क्या हैं, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक प्रारंभ करते हैं और देखते हैं राज्यपाल, ठीक है। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपका टॉपिक होता है, तो इसे हम लोग देखते हैं। देखें कि भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यपाल को केंद्र और राज्य के बीच की कड़ी कही जाती है, क्योंकि वह दोनों स्तरों के बीच संवैधानिक, प्रशासनिक और राजनीतिक समन्वय का महत्वपूर्ण माध्यम होता है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, जो केंद्र सरकार के प्रभाव को दर्शाती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होते हुए भी केंद्र के प्रतिनिधि माना जाता है। वो केंद्र सरकार को राज्य की प्रशासनिक स्थिति की जानकारी देता है। राज्यपाल नियमित रूप से राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है अनुच्छेद 356 के संदर्भ में। यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। राज्यपाल केंद्र के निर्देशों और नीतियों को राज्य में लागू कराने में सहायक होता है। वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच संवाद का माध्यम बनता है। राज्यपाल संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखने का अधिकार राज्यपाल को है। राज्यपाल केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति से केंद्र को अवगत कराता है। राज्यपाल का पद संघीय ढांचे में एकीकृत प्रशासन को बढ़ावा देता है। वह आपातकालीन स्थिति में केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में शिक्षा क्षेत्र में भूमिका निभाता है, जिससे राष्ट्रीय नीतियों का समन्वय होता है। वह विभिन्न संवैधानिक निकायों की नियुक्ति में भूमिका निभाकर प्रशासनिक संतुलन बनाए रखता है। राज्यपाल की निष्पक्षता केंद्र और राज्य के बीच विश्वास बनाए रखने में सहायक होती है। वह संघीय ढांचे में एकता और अखंडता को मजबूत करता है। राज्यपाल राज्य में केंद्र की नीतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। वह अंतर राज्य विवादों में अप्रत्यक्ष रूप से संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है। राज्यपाल का पद संघीय व्यवस्था में समन्वय और नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच एक संवैधानिक पुल की तरह जो है वो काम करता है। तो ये हमने देखा, ठीक है। निष्कर्ष में देखें तो राज्यपाल की दोहरी भूमिका राज्य के प्रमुख और केंद्र के प्रतिनिधि उसे भारतीय संघीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाता है, जो समन्वय, संतुलन और एकता सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं ये राज्यपाल के संदर्भ में विवेकाधीन शक्तियाँ, ठीक है। विवेकाधीन शक्तियाँ, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ देखें, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद
163 के अंतर्गत राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई है जिनका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना या उससे अलग होकर कर सकते हैं। ये शक्तियां राज्यपाल को विशेष परिस्थितियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति देते हैं। ठीक है, इसे हम देखें तो देखिए अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, परंतु कुछ मामलों में वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। किन मामलों में वह विवेक लागू होगा, इसका अंतिम निर्णय राज्यपाल का होता है। यह प्रावधान राज्यपाल को विशेष परिस्थिति में स्वतंत्रता प्रदान करता है। सरकार गठन के समय स्पष्ट बहुमत न होने पर राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। विधानसभा भंग करने के मामले में भी वह विवेक का प्रयोग कर सकता है। मुख्यमंत्री की सलाह के बिना भी राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने या स्थगित करने का निर्णय कुछ स्थितियों में ले सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। ये विवेकाधीन शक्तियां हैं। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना एक महत्वपूर्ण विवेकाधीन शक्तियां हैं। राज्यपाल राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता का आकलन अपने विवेक से करता है। कुछ राज्यों में जैसे आदिवासी क्षेत्र वाले राज्यों में विशेष जिम्मेदारियों के तहत अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियां दी गई है। छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में राज्यपाल की विशेष भूमिका होती है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग या अन्य संवैधानिक पदों के संबंधित मामलों में भी विवेक का प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल रिपोर्ट भेजने या जानकारी देने के मामले में केंद्र के प्रति स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। न्यायपालिका ने स्पष्ट किया है कि विवेकाधीन शक्तियां असीमित नहीं है। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवेक सीमित परिस्थितियों में ही लागू होता है। नवाब राबिया बनाम डिप्टी स्पीकर में विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाई गई। फिर देखिए विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग में पारदर्शिता और निष्पक्षता आवश्यक है। इन शक्तियों का दुरुपयोग संघीय ढांचे को कमजोर कर सकता है। अतः विवेकाधीन शक्तियां एक अपवाद है, सामान्य नियम नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां उन्हें विशेष परिस्थिति में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देती है, लेकिन इसका प्रयोग सीमित, जिम्मेदार और संविधान के मूल्य सिद्धांत के अनुरूप होने चाहिए ताकि संघीय संतुलन और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो सके। ठीक है, तो हमने ये देखा विवेकाधीन शक्ति अनुच्छेद 163 राज्यपाल के विषय में। अब देख लेते हैं राज्यपाल के विषय में ही कठपुतली बनाम संवैधानिक प्रमुख। ठीक है, तो जैसे कि आरोप लगता है कि ये केंद्र सरकार का एजेंट है या कठपुतली है या इस तरह से, तो इस पर बहस भारतीय संघवाद में राज्यपाल की भूमिका को समझने का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसे संतुलित रूप से हम इस प्रकार समझ सकते हैं। कठपुतली यानी कि रबर स्टाम्प या पॉपेट के रूप में राज्यपाल देखें तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अर्थात केंद्र सरकार द्वारा होती है, जिससे उसकी निर्भरता केंद्र पर मानी जाती है। दूसरा देखें तो व्यवहार में कई बार राज्यपाल केंद्र की राजनीतिक इच्छाओं के अनुरूप कार्य करते हुए दिखते हैं। सरकार बदलने पर राज्यपालों को हटाया जाना इस धारणा को और मजबूत करता है। सरकार गठन के समय पक्षपातपूर्ण निर्णय जैसे बहुमत परीक्षण में देरी या जल्दीबाजी विवाद उत्पन्न करते हैं। अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग में राज्यपाल की भूमिका पर आलोचना हुई है। विपक्ष शासित राज्यों में केंद्र के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगता रहा है। ठीक है, विधेयकों को लंबित रखने या राष्ट्रपति के पास भेजना राजनीतिक हस्तक्षेप माना जाता है। इससे राज्यपाल की निष्पक्षता और गरिमा पर प्रश्न उठते रहे हैं। यह प्रवृत्ति संघीय संतुलन को कमजोर कर सकती है। परिणाम स्वरूप राज्य को केंद्र का एजेंट कहा जाने लगा। तो एक तो ये आधार की इसे कठपुतली क्यों कहा जाता है। दूसरा देखें तो संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल को देखें तो संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है। वो अधिकांश कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, संसदीय प्रणाली का मूल सिद्धांत। ठीक है, राज्यपाल की भूमिका निष्पक्ष, गैरदलीय और गरिमामयी होनी चाहिए। वह संविधान का संरक्षक होता है। संकट की स्थिति में विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर संतुलन बनाए रखता है। सरकार गठन में वह स्थिरता और वैधता सुनिश्चित करता है। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करता है। विधेयकों की संवैधानिकता पर ध्यान देकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करता है। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य में स्पष्ट किया गया कि राज्यपाल एक औपचारिक प्रमुख है। ठीक है, एस.आर. बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने संघीय ढांचे और राज्य सरकारों की वैधता की रक्षा की। संतुलित मूल्यांकन करें तो राज्यपाल न तो पूरी तरह से कठपुतली है, न पूर्णतः स्वतंत्र कार्यकारी प्रमुख है। उसका पद संवैधानिक प्रमुख का है, लेकिन व्यवहार में राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित हो सकता है। समस्या पद में नहीं बल्कि प्रयोग में अधिक है। सरकारिया आयोग और पुंछी, ठीक है, यहाँ पर पुंछी आयोग ने निष्पक्षता और योग्यता आधारित नियुक्ति पर बल दिया। राज्यपाल की भूमिका को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश आवश्यक है। न्यायपालिका ने समय समय पर सीमाएं निर्धारित कर संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। संघीय ढांचे की मजबूती के लिए राज्यपाल की तटस्थता अनिवार्य है। स्ट्रॉन्ग गवर्नर बनाम इलेक्टेड गवर्नर के टकराव से बचना, ठीक है, जरूरी है। स्ट्रॉन्ग गवर्नर बनाम इलेक्टेड गवर्नमेंट के टकराव से बचना जरूरी है। राज्यपाल को संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए कार्य करना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक दल के प्रति। अंततः एक आदर्श राज्यपाल वही है जो संवैधानिक प्रमुख की गरिमा बनाए रखे, न कि कठपुतली की अपनी छवि बनाए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
और एक दूसरा है कि दूसरा टॉपिक है कि त्रिशंकु विधानसभा और राज्यपाल की भूमिका। ठीक है, ये हंग असेंबली के दौरान राज्यपाल की क्या भूमिका होती है वो हम लोग देखते हैं। तो भारतीय संघीय राजनीति में अत्यंत संवेदनशील विषय है। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तब राज्यपाल की भूमिका निर्णायक और विवादास्पद दोनों बन जाती है। इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। पहले देख लेते हैं त्रिशंकु विधानसभा है क्या। जब किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो उसे त्रिशंकु विधानसभा कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार गठन अनिश्चित और जटिल हो जाता है। ठीक है, राज्यपाल की भूमिका देखें तो राज्यपाल को सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू करनी होती है। सबसे पहले वही जो है सबसे पहले बहुमत प्राप्त करने की संभावना वाले दल या गठबंधन को आमंत्रित करता है। सामान्यतः पूर्व निर्धारित गठबंधन को प्राथमिकता दी जाती है। यदि ऐसा गठबंधन न हो तो सबसे बड़े दल को बुलाया जा सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक से करता है। वह नए मुख्यमंत्री को निर्धारित समय में बहुमत साबित करने को कहता है। ठीक है, फिर फ्लोर टेस्ट क्या आता है। फ्लोर टेस्ट को बहुमत सिद्ध करने का सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। राज्यपाल को यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो। बहुमत परीक्षण में अनावश्यक देरी या जल्दबाजी विवाद का कारण बन सकती है। राज्यपाल को किसी भी प्रकार के राजनीतिक पक्षपात से बचना चाहिए। यदि कोई भी दल बहुमत साबित नहीं कर पाता है तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जा सकती है। राज्यपाल को विधायकों के समर्थन पत्रों की वैधता का आकलन करना होता है। कभी कभी पोस्ट पोल गठबंधन को भी मान्यता दी जाती है। राज्यपाल की भूमिका केवल प्रक्रिया संचालित करने की है, न कि सरकार बनाने की। ठीक है, राज्यपाल की भूमिका क्या होती है, केवल प्रक्रिया संचालित करने की होती है, न कि सरकार बनाने की। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग सीमित और संविधान के अनुरूप होना चाहिए। एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में फ्लोर टेस्ट को प्राथमिकता दी गई। रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ में मनमाने निर्णय पर रोक लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि बहुमत का परीक्षण सदन में ही होना चाहिए। सरकारीय आयोग ने सरकार गठन के लिए प्राथमिकता क्रम सुझाया है। अंततः राज्यपाल की निष्पक्षता ही लोकतंत्र और संघीय ढांचे की रक्षा करती है। निष्कर्ष में देखें तो त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल की भूमिका निर्णायक होने के साथ साथ संवैधानिक मर्यादा से बंधी होती है। यदि वह निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायसंगत ढंग से कार्य करता है तो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होती है, अन्यथा विवाद और अस्थिरता उत्पन्न होती है। ठीक है, और अगला देखें तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग। ठीक है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग भारतीय ये राज्यपाल के संबंध में बात अभी हम लोग कर रहे हैं तो इसे ध्यान में रख के बात करेंगे। तो भारतीय संविधान में एक आपातकालीन प्रावधान है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 का सार है कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। यह प्रावधान तब लागू होता है जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो और इसकी सिफारिश प्रायः राज्यपाल द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की कार्यपालिका राष्ट्रपति के अधीन हो जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि बनकर शासन चलाता है। राज्य की विधानसभा को भंग या निलंबित किया जा सकता है। संसद राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग करती है। यह प्रावधान संघीय ढांचे में एक असाधारण उपाय है। इसका उद्देश्य राज्य में संवैधानिक शासन को बहाल करना है। व्यवहार में इसका कई बार राजनीतिक दुरुपयोग हुआ है। केंद्र सरकार ने विपक्ष शासित राज्यों में इसका अधिक प्रयोग किया है, ये आरोप लगते रहे हैं। ठीक है, 1970 से 80 के दशक में इसका व्यापक उपयोग हुआ था। इमरजेंसी 1975 से 77 के दौरान देखें तो संघीय ढांचे पर प्रहार पड़ा था। एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने इसके दुरुपयोग पर रोक लगाई। इस निर्णय में फ्लोर टेस्ट को बहुमत जांच का सर्वोत्तम तरीका बनाया गया। न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएगी। मनमाने ढंग से राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति शासन को संसद की स्वीकृति 2 महीने के भीतर आवश्यक होती है। इसे अधिकतम 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्ष तक विशेष परिस्थितियों में। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में इसके दुरुपयोग पर कुछ नियंत्रण लगाए गए। राज्यपाल की रिपोर्ट की निष्पक्षता इस प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकारिया और पुंछी आयोग ने इसके सीमित और सावधानीपूर्वक उपयोग की सिफारिश की। अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो ये है। अब अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कि कुलाधिपति की भूमिका इसमें जो होती है। कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका देखें तो बिहार के संदर्भ में हम देखते हैं तो भारतीय राज्यों में देखें तो राज्यपाल विद्यालय के पदेन कुलाधिपति होते हैं। विशेषकर बिहार में यह भूमिका अक्सर राज्य सरकार के साथ टकराव का कारण बनती रही है। इसके प्रमुख कारण देखें तो इसे नीचे देख सकते हैं। टकराव के प्रमुख कारण देखें तो राज्यपाल कुलाधिपति
विश्वविद्यालयों के स्वायत्त प्रमुख होते हैं, जबकि राज्य सरकार शिक्षा नीति नियंत्रण करना चाहती है। कुलपति की नियुक्ति को लेकर सबसे अधिक विवाद होता है। राज्य सरकार अपनी पसंद का उम्मीदवार चाहती है, जबकि राज्यपाल मेरिट या स्वतंत्र चयन प्रक्रिया पर जोर देता है। खोज समिति देखें तो उसके गठन को लेकर मतभेद उत्पन्न होते हैं। कई बार राज्यपाल द्वारा नियुक्त कुलपति को राज्य सरकार मान्यता देने में देरी करते हैं। विश्वविद्यालय अधिनियमों में संशोधन कर राज्य सरकार अपने अधिकार बढ़ाने का प्रयास करती है। ठीक है, राज्यपाल इन संशोधनों को रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन में हस्तक्षेप को लेकर अधिकार क्षेत्र का विवाद होता है। कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल का आदेश कई बार सरकार की नीतियों से टकराता है। वित्तीय मामलों में फंडिंग, वेतन, अनुदान राज्य सरकार की भूमिका प्रमुख होती है, जिससे निर्भरता और तनाव बढ़ता है। प्रशासनिक और राजनीतिक आयाम देखें तो राज्यपाल का पद गैर राजनीतिक माना जाता है, जबकि राज्य सरकार राजनीतिक होती है, स्वाभाविक टकराव पैदा करता है। विश्वविद्यालयों को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने का प्रयास में राज्यपाल सख्त रूप अपनाता है। राज्य सरकार विश्वविद्यालयों को अपनी नीतियों के अनुसार चलाना चाहती है। कुलाधिपति द्वारा लिखे गए निर्णयों को कई बार केंद्र का हस्तक्षेप माना जाता है। बिहार में कई अवसरों पर कुलपति नियुक्ति और हटाने को लेकर विवाद सार्वजनिक हुआ है। विश्वविद्यालय में नियुक्ति और पदोन्नति को लेकर भी मतभेद है। राज्यपाल और शिक्षा मंत्री सरकार के बीच संवाद की कमी टकराव को और बढ़ाती है। न्यायालयों में इन विवादों में कई मामले पहुंचे हैं, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित होता है। ठीक है, ये टकराव देखें तो संघीय ढांचे में द्वैध नियंत्रण की समस्या को दर्शाते हैं। समाधान के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान, सहयोगात्मक संघवाद और नियमित संवाद की आवश्यकता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं विधायी शक्तियाँ। ठीक है, विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की शक्ति का परीक्षण। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को अधिकार देता है कि वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। यह शक्ति संघीय ढांचे में एक महत्वपूर्ण नियंत्रण एवं संतुलन का साधन होता है, परंतु इसके प्रयोग को लेकर कई विवाद भी सामने आए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग संवैधानिक प्रावधान देखें तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला तो स्वीकृति देना, दूसरा अस्वीकृति देना, तीसरा पुनर्विचार हेतु वापस करना यदि धन विधेयक न हो तो, और चौथा है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना। आरक्षण के बाद अंतिम निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। कुछ विधेयकों के लिए आरक्षण अनिवार्य होता है, जैसे कि उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करने वाले विधेयक। अन्य मामलों में यह राज्यपाल का विवेकाधीन निर्णय होता है। ठीक है, अब देखें तो आरक्षण की आवश्यकता और औचित्य। तो यह प्रावधान संघीय ढांचे में राष्ट्रीय हित की रक्षा करता है, केंद्र और राज्यों के कानूनी टकराव को रोकने का माध्यम है, संवैधानिक वैधता सुनिश्चित करने का एक उपाय है, विवादास्पद या संवेदनशील विधेयकों पर व्यापक समीक्षा का अवसर देता है। यह अल्पसंख्यकों, न्यायपालिका, ठीक है, या राष्ट्रीय नीतियों की रक्षा में सहायक हो सकता है। विवाद और आलोचना देखते तो व्यवहार में इस शक्ति का राजनीतिक दुरुपयोग होता है, इसके आरोप लगे हैं। विपक्ष शासित राज्यों में विपक्ष को अधिक बार आरक्षित किया जाता है। राज्यपाल द्वारा विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित रखना एक बड़ा मुद्दा है। इससे राज्य विधानमंडल की संप्रभुता प्रभावित होती है। राज्यपाल की निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं। यह संघीय ढांचे में केंद्र के अति हस्तक्षेप को बढ़ावा दे सकती है। इसके न्यायिक दृष्टिकोण देखें तो शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य में कहा गया कि राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। नमाम राबिया बनाम डिप्टी स्पीकर ने विवेकाधीन शक्तियों को सीमित किया। ठीक है, न्यायालय ने संकेत दिया कि राज्यपाल की शक्तियां मनमानी नहीं हो सकती। ठीक है, विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। राज्यपाल को स्पष्ट, पारदर्शी और लिखित कारणों के साथ आरक्षण करना चाहिए। अब अगला हम लोग टॉपिक देख रहे हैं कि राज्यपाल के पद के राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने के निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें दी है। दोनों सिफारिशों को हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष एवं योग्य व्यक्ति का चयन। सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यपाल ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो राजनीतिक रूप से सक्रिय न हो, उसे संबंधित राज्य का निवासी न बनाया जाए ताकि वह स्थानीय राजनीति से प्रभावित न हो। व्यक्ति की छवि निष्पक्ष, प्रतिष्ठित और सार्वजनिक जीवन में सम्मानित होनी चाहिए। इससे राज्यपाल की तटस्थता और गरिमा बनी रहती है। दूसरा देखिए, राज्यपाल को मनमाने ढंग से न हटाया जाए। पुंछी आयोग ने सिफारिश किया कि राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी और उचित कारणों पर आधारित होनी चाहिए। केंद्र सरकार को बिना ठोस कारण राज्यपाल के पद से नहीं हटाया जाना चाहिए। इससे राज्यपाल की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि हटाने के कारणों को सार्वजनिक किया जाए। तो ये थे यहाँ पर हम लोगों ने देखा सरकारी आयोग के विषय ये सुझाव और यहाँ पर पुंछी आयोग के सुझाव। इन सिफारिशों का उद्देश्य राज्यपाल पद को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त कर संवैधानिक गरिमा, निष्पक्षता और संघीय संतुलन को बनाए रखना है। यदि इन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो राज्यपाल की भूमिका अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बन सकती है। ठीक है।